स्वागत है दोस्तों आप सभी का इजी अध्ययन चैनल पर। ठीक है, हमने कल कुछ तरीके के क्वेश्चन किए थे वास्तविक खपत और वर्तमान खपत को लेकर। ठीक है, आज भी वही मैं कुछ दो तीन क्वेश्चन उसके लेना चाहूँगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आप इनको थोड़ा समझिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है, यदि चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि की जाए। मैंने आपको बताया था किसी भी वस्तु के मूल्य में जो भी वृद्धि या फिर कमी होगी वो आपका वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत होगा। ठीक है, चलो जी, हमने चीनी का मूल्य माना 100 रुपए। ठीक है, उसमें 28% की वृद्धि हो गई, 28% की वृद्धि हुई तो बन गया 128। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ वास्तविक खपत या प्रारंभिक खपत। अब ये कहना है तो उनके कुल खपत में 6 किलोग्राम की कमी आ जाती है यदि कुल खर्च में 12% की वृद्धि की जाए। मैंने आपको बताया था कि खर्च में वृद्धि हो चाहे कमी हो वो क्या डिनोट करेगा? वो आपको डिनोट करेगा वर्तमान खपत को। तो ये कहता है 12% की वृद्धि हो गई तो ये हो गया आपका 112। ठीक है, तो ये वास्तविक खपत, ये वर्तमान खपत, हमने इसको अनुपात में कर लिया। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं। ये किससे कटेगा हम देखते हैं। ये 8 से काटते हैं तो 8 एकम 8, 8 6 48, 16 अनुपात 14। ठीक है, 14 से कट रहा है और कट रहा है फर्दर काट लो इसे। 2 8 16, 2 7 14। ओके, 8 अनुपात 7 हो गया। अब हमें देखना है कि इसने क्या कहा। इसने कहा है कि उनके कुल खपत में 6 किलोग्राम की कमी है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा यहाँ तो 1 किलोग्राम की कमी है। ठीक है, तो 6 बना लो इसे क्वेश्चन के अनुसार। हमने इसको 6 किलोग्राम बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। ठीक है, जब आपने 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो आप 6 से इस वास्तविक खपत में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48। इसने पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य बताइए। चीनी का वास्तविक मूल्य क्या होगा? 8 6 48 रुपीज, यही होगा क्योंकि वास्तविक तो यही है। ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल गया यहां से। अब आगे देखते हैं, यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए जिस वजह से एक गृहिणी 60 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम कम चावल खरीदती है। चावल का वास्तविक तथा वर्तमान मूल्य प्रति किलो बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये भी वही चीज है, चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है। हमने माना शुरुआत में जो चावल का मूल्य था वो हमारा 100 रुपीज था। ओके, 50% की वृद्धि हुई इसमें प्लस 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 150। तो ये आपका क्या है? मैंने आपको बताया था अगर प्राइस में वृद्धि होगी या कमी होगी वो आपका वास्तविक खपत या फिर प्रारंभिक खपत को डिनोट करता है। अब हम देखेंगे, जिस वजह से गृहिणी 60 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम कम चावल खरीदती है। अब आपने देखा कि यहाँ पे खर्च में कुछ वृद्धि या कमी की जाती है तो वर्तमान खपत मिलती है, लेकिन यहाँ खर्च के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया। ऐसी कंडीशन में ये जो 100 होता है इसी को हम वर्तमान खपत मान लेते हैं। वर्तमान खपत इसी को मान लेते हैं ऐसी कंडीशन में, क्योंकि खर्च में ना तो कोई बढ़ोतरी दिखाई ना कोई कमी दिखाई तो हम इस 100 को ही वर्तमान खपत मान लेते हैं। ये वास्तविक खपत हो गया। तो हमारा बना क्या? 150 अनुपात 100। ओके, इसे काट लो 50 से, 3 अनुपात 2। अब ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम कम चावल खरीदती है, लेकिन यहाँ तो 1 किलोग्राम एक ही अंतर आ रहा है तो इसे 10 बना दो। क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई। ओके, जब 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वास्तविक खपत जो आपकी है इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपकी वर्तमान खपत है इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलोग्राम ये आ जाता है, 30 किलोग्राम ये आ जाता है। अब आप समझिए बात को, गृहिणी ने जो महिला थी उसने 60 रुपए खर्च करे
30 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए। तो 60 रुपए यहाँ खर्च किए गए 30 किलोग्राम चावल पे। तो चावल का भाव क्या हो गया, चावल का भाव क्या हो गया, 2 रुपीस पर केजी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमसे पर केजी किया गया है। अगर 30 किलोग्राम में 60 रुपीस, तो 1 किलोग्राम में कितने, 60 बटे 30, तो कितना हो गया 1 किलोग्राम, 2 रुपए का, तो 2 रुपए पर किलोग्राम। जब हम चावल लेने जाते हैं इसको बोला जाता है कि 15 रुपए किलोग्राम है या फिर 15 रुपए पर किलो है, ऐसे बोला जाता है। ओके, ऐसे ही ये जो 20 किलोग्राम है ये भी 60 रुपए में जब गृहिणी खरीदेगी तो ये 20 किलोग्राम हो गया। तो पर किलोग्राम कितने का हो गया, 3 रुपए का, तो 3 रुपीस पर किलोग्राम। और इसने ये भी पूछा है कि वास्तविक तथा वर्तमान मूल्य प्रति किलो बताओ। प्रति किलो बताने से मतलब उसका भाव, जिसे रेट बोलते हैं, रेट बताओ। हम रेट तो पूछते हैं चीजों का, तो 3 रुपए पर किलोग्राम पर, पहले 2 रुपए पर किलोग्राम पे जो चावल बिकते थे, अब वो 3 रुपीस पर किलोग्राम पर बिक रहे हैं। मतलब की बात अब महंगी हो गई है, चावल महंगे हो गए हैं, 2 से 3 हो गए हैं। ओके, तो यहाँ भी ये चीज निकल जाती है। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, इसमें होता क्या है, किसी की आय में पहले 20% की वृद्धि तथा फिर 20% की कमी आ जाती है, तो अंत में परिणामी लाभ हानि बताओ। इसमें क्या होता है कि आपका जो 20% की वृद्धि की गई है, ये जो है आपका 20% की वृद्धि, आप देखिए यहाँ पे सेम अमाउंट की वृद्धि और कमी हो रही है। जब भी कभी सेम अमाउंट की वृद्धि या कमी हो तो उस तरीके के क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक तो होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका x² माइनस के। पहली बात तो ये, कभी भी सेम अमाउंट की 20% की वृद्धि हो रही है और 20% की कमी हो रही है, मतलब सेम अमाउंट की वृद्धि चाहे कोई भी हो, सेम अमाउंट की वृद्धि हो, सेम प्रतिशत की वृद्धि हो और सेम प्रतिशत की कमी हो, तो आपका जो है हमेशा लॉस होगा, हमेशा हानि होगी। पहली बात तो ये, इसलिए माइनस का सीन आया है। और x² ही फॉर्मूला है, इसमें करते क्या है, डायरेक्ट इसमें 20 रख दो, क्योंकि बराबर बराबर वृद्धि और हानि हुई है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, माइनस के 400/100, तो ये हो गया आपके माइनस के 4%। ये आपका आंसर हो जाता है, माइनस के 4%। तो 4% का लॉस हो गया, इसका कहने का मतलब ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। पर इसमें होता क्या है कि कई बार फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है, हम फिर अपना वही अपना मेथड अपनाते हैं जो हमने करा है। भाई 20% की वृद्धि हुई है, अब 20% की कमी हो जाए, ठीक है, 20% की वैल्यू 1/5, तो इसका मतलब यह है कि आय जो है 5 से बढ़कर 6 हो गई, 5 + 1 6 हो गई है। और 20% की कमी का मतलब 1/4, इसका मतलब 1/5 ही होता है, 1/5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आय 5 से घटकर 4 हो गई है, ठीक है, क्योंकि 5 - 1 4, क्योंकि यहाँ कमी आई है। तो आपका ये क्या हुआ, 5 5 = 25, 6 4 = 24। ओके, कितना आसान हो गया। यहाँ कितने का अंतर आ गया, प्रतिशत पूछा है, 1 का अंतर आ गया। तो जो आपका लॉस हुआ कितना होगा, -1 बटे प्रारंभिक वैल्यू, हमेशा नीचे प्रारंभिक वैल्यू आती है, × 100। ये आ गया आपका -4%, मतलब कि 4% लॉस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही तरीका सीखें, क्योंकि ये और जगह कई जगह हम लगाते हुए आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, तो आपको इसमें कन्वीनियंस रहेगा आपको, ठीक है। ये आपका जो है मेथड ऐसा हो सकता है कि आप फॉर्मूला भूल जाएं कभी, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वैसे तो दोनों याद रखें, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि बहुत जगह लगते हैं इस तरीके का मेथड होता है। अब सेम मेथड, सेम क्वेश्चन फिर देखो, किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपए है, यहाँ मूल्य दे दिया, पहले मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तथा बाद में 10% की कमी हुई, तो वर्तमान में वस्तु का मूल्य क्या होगा। हम फिर से वही ले लो इस मेथड की तरह, 10% की वृद्धि, 10% की कमी। तो जब 10% की वृद्धि हुई, 10% की वैल्यू क्या है, 1/10, यहाँ भी 10% की वैल्यू 1/10। ओके, जब 10% की वृद्धि हुई तो वैल्यू जो इसका वस्तु का मूल्य है वो 10 से बढ़कर हो गया 11। और जब 10% की कमी हुई तो जो मूल्य है वो 10 से घटकर
10 से घटकर हो गया 10 माइनस 1 9। ओके, वही मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 धाम 100, 11 99। ओके, तो अब कितना अंतर आ रहा है इसका आप देख सकते हैं, 100 में से 1 माइनस 1 का अंतर है, तो माइनस के 1/100 इंटू 100, तो आपको दिख रहा है 1% का लॉस हो गया। ठीक है, इस मेथड में रखते तो डायरेक्ट हो जाता, x²/100 माइनस के x की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100/100 माइनस के 1 सीधा आएगा 1% का लॉस हो गया। इसी मेथड से कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड ये करूंगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में 24 रुपए की वृद्धि होती है। वस्तु का मूल्य बताओ, ये तो सीधा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर ग्रुप सी वाले एग्जाम में। 8% की वृद्धि, ये भी वृद्धि है, और 24 रुपए की वृद्धि, ये भी वृद्धि है, तो ये दोनों बराबर हो। 8% की वैल्यू भी 24 रुपये है। वस्तु के मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य आपको पता है 100% होता है, पूरा टोटल पूछेंगे तो पहले 1% ही निकालो। ये हो गया आपका 24/8, कितना हो गया 3 रुपीज। अगर 100% यही वस्तु का मूल्य होगी, ये कितना होगा 3 गुना 100, 300 रुपीज आंसर खत्म। भाई 8% की वृद्धि है, 8% की वृद्धि, 24 रुपए की वृद्धि, 8% की वृद्धि होने से मूल्य में 24 रुपए की वृद्धि हुई, मतलब 8% की वैल्यू 24 रुपए की तो हुई। तो आपका जो है ये आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके के। एक क्वेश्चन ये है, ये अंक वाले क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी 200 अंक लाता है लेकिन 70 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? इन तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें आपको क्या कोशिश करनी है कि आपको पासिंग मार्क्स देखने हैं। पासिंग मार्क्स के दोनों पक्षों को बराबर करना है, कैसे में पासिंग मार्क्स को लेते हैं। क्या पासिंग मार्क्स है? तो एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक है, तो ये 45% पासिंग मार्क्स होगा। इसने खुद ही कहा है कि ये पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी 200 अंक लेके आया। मान लो कोई विद्यार्थी 200 अंक लेके आया लेकिन 70 अंकों से वो फेल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? पासिंग मार्क्स क्या हुए? 200 + 70। 200 लेके आया लेकिन कितने नंबर से फेल हो गया? 70। इसका मतलब पासिंग मार्क्स 270 रुपए हो गए आपके। 45% की वैल्यू हो गई आपकी 270। ठीक है, और पूछ रहा अधिकतम। अधिकतम हमेशा प्रतिशत में क्या होता है? 100%। तो पहले एक का निकाल लो, 270/45, और 100% का फिर क्या होगा? 270/43 × 100। सॉल्व कर लो, 5 × 45, ये आपका 20 हो गया। ये कितना हो गया? 9 3 27, 30 × 20 600 अंक मैक्सिमम मार्क्स उसके क्या होगा? 100% आपका क्या डिनोट करता है? किसी भी चीज का 100%। वस्तु का मूल्य जो होगा वो 100% होगा। पूरा टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 600 100 में से मिलते हैं, 100% में से। तो ये मैक्सिमम मार्क्स आपका जो है डिनोट कर रहा है। ठीक है, अधिकतम अंक। तो आप देख सकते हैं हम ये सब क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने, और हमने देखा कि हम कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं तरीकों को। ये सब क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, इनके बस अंक बदल दिए जाएंगे और आपके सामने रख दिए जाएंगे, और ये कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक ही मेथड लगा के हर चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं आपसे जो है अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।